नमस्कार, राजधानी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। तो राजधानी लाइव में वो खबरें जो सीधा रखती हैं आपसे सरोकार। जी हां, दिन भर की बड़ी खबरें जो सुर्खियों में रहती हैं। चंडीगढ़ की अगर बात की जाए यानी कि पंजाब की, तो पंजाब में किसानों का लगातार आंदोलन जारी है। कृषि कानून को लेकर किसान आंदोलन हैं। साथ ही 30 संगठन किसानों के ऐसे हैं जो पूरे तौर पर मोर्चाबंदी में लगे हुए हैं। कानूनों का विरोध किया जा रहा है। देहरादून की अगर बात की जाए यानी कि उत्तराखंड की, तो सीधे तौर पर यहाँ पर अतिक्रमण को लेकर हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है और इसी लिहाज से प्रशासन भी अब शहर दर शहर लगातार अतिक्रमणों को चिन्हित कर हटाने का काम कर रहा है। अगर भोपाल की बात की जाए तो उपचुनाव में जिस तरीके से विकास के जो मुद्दे हैं वो गायब हैं, उनकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि कैसे देखिए लोगों तक मूलभूत सुविधाएं तक नहीं पहुंच पा रही हैं। आज भी लोगों के लिए पक्की सड़कें नहीं हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, यहाँ तक कि स्वास्थ्य और शिक्षा का आलम भी सीधे तौर पर बदहाल है। मुंबई की अगर बात की जाए तो मुंबई से बड़ी खबर वो रहेगी जो सीधे तौर पर सुर्खियों में है, क्योंकि टीआरपी घोटाला, एक बड़ा घोटाला, हजारों करोड़ का घोटाला निकल के सामने आया है। उसके लिए 6 राज्यों में तार फैले हैं और इसी लिहाज से 6 राज्यों के लिए मुंबई टीम ने अलग अलग तरीके से, मुंबई पुलिस ने अलग अलग टीमें जो हैं गठित की हैं और वो 6 राज्यों के लिए निकल पड़ी हैं। साथ ही अगर रायपुर की बात की जाए तो रायपुर में हाई कोर्ट को सीधे तौर पर यहाँ सख्त निर्देश दिए गए हैं। माननीय अदालत से ये सीधे तौर पर कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट भी मुख्यमंत्री के द्वारा कि रेप के मामलों में गंभीरता से जल्द इन मामलों पर सुनवाई करे और फैसला दे। जी हाँ, तो रायपुर की वो खबर जिसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चिंतित नजर आ रहे हैं। उन्होंने पत्र लिखा है कि रेप जैसे जघन्य वारदात को अधिकारी कर्मचारी हमारे सीधे तौर पर इसमें कोई भी लापरवाही न बरतें। अगर लापरवाही की गई तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने सीजीआई को सीधे तौर पर एक खत लिखा है, एक लेटर लिखा है और उसमें कहा है कि इस तरीके के मामलों में जल्द से जल्द फैसला सुनिश्चित किया जाए। तो ये बड़ी खबरें जिन पर सीधे तौर पर चर्चा की जाएगी। और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, पंजाब में केंद्रीय कृषि कानून को लेकर विरोध कर रहे किसानों की करीब 30 जत्थेबंदियों की तरफ से जालंधर में 13 अक्टूबर को यानी कि आज एक बड़ी मीटिंग की जाएगी और इस मीटिंग में केंद्र के बुलावे पर मंथन किया जाएगा। जी हां, आपको बता दें कि क्या केंद्र के साथ मीटिंग करनी है या फिर नहीं, क्योंकि कुछ किसान जत्थेबंदियां ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाजपा अब किसानों को बांटने की साजिश में जुट चुकी है। जिस तरह से केवल पंजाब के किसानों को ही मीटिंग में बुलाया गया है, हरियाणा के किसानों को मीटिंग में आमंत्रित नहीं किया गया है। इससे सीधे तौर पर दोहरा चरित्र नजर आ रहा है। जब पंजाब और हरियाणा के किसान लगातार लामबंद हैं तो दोनों ही राज्यों के किसानों को बिठाकर बातचीत करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ पंजाब के किसानों को बुलाकर ही बातचीत करने का मतलब क्या है? ऐसे में ये मीटिंग होगी या नहीं, इस पर भी संशय है। केंद्र की ओर से, केंद्र के बुलावे पर किसान जत्थेबंदियां मीटिंग के लिए जालंधर में आज पहुंचेंगे और इसके साथ ही ये तय होगा कि क्या वाकई में ये मीटिंग होगी और इसमें कोई निष्कर्ष निकलेगा या नहीं। और चंडीगढ़ लिए चलेंगे, संपादक पंजाब हमारे साथ जगतार सिंह भुल्लर सीधे जुड़े हुए हैं। जगतार जी, लगातार देखने को मिल रहा है किसानों के जो जत्थेबंदियां हैं वो किसी भी तरह से अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है, लेकिन केंद्र की ओर से पहल भी की जा रही है उनसे बातचीत करने के लिए। आज जालंधर में एक बैठक होने वाली है। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, ये पंजाब का नहीं मसला, ये देश का मसला और पंजाब के किसान इसीलिए नाराज है कि सेंटर सरकार सिर्फ पंजाब को टारगेट कर रही है, जबकि हरियाणा में भी प्रोटेस्ट चला, बाकी स्टेटों में प्रोटेस्ट चले, उनको भी मीटिंग में बुलाना चाहिए। ये पंजाब के किसानों का मसला नहीं है, ये देश का मसला है। रही बात क्योंकि पंजाब 70% पंजाब और हरियाणा जो सेंटर पूल में गेहूं और धान की फसल देता है, ये अलग बात है, लेकिन ये पूरे देश का मसला है, एमएसपी का पूरे देश का मसला। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी लगातार जो सेंटर में सरकार बैकफुट पे आ रही है, उन्हें 2 बार पंजाब के किसानों को इन्विटेशन भेजा है कि आप दिल्ली आए, दिल्ली बात करें, लेकिन किसान मान नहीं रहे। आज एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है पंजाब के तमाम किसान जथेबंदियों की, उसमें फैसला लिया जाएगा कि वहां दिल्ली जाके सेंटर सरकार के साथ मीटिंग करनी या नहीं करनी, क्योंकि किसानों का मसला, किसानों की एक ही मांग है कि कम से कम उस मीटिंग में जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है वो खुद बैठे। और कल तो जिस हिसाब से रात भारतीय जनता पार्टी पंजाब के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा पे हमला हुआ और उन्होंने बोला, इल्जाम लगाया कि पंजाब के इशारों पे हुआ। दूसरी तरफ जो किसान कमेटी के जो लोग हैं वो कह रहे कि भाजपाइयों ने खुद ही हमला किया। ये दोनों पक्षों के बीच काफी इल्जामबाजियों को दौर शुरू हो चुका है और मानना है कि ये किसान आंदोलन उनको फेल करने के जतन हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें, केंद्र सरकार लगातार पंजाब के किसानों को मनाने का जतन करी।
8 केंद्रीय मंत्री पंजाब के किसानों को मनाने का यत्न करेंगे। नरेंद्र मोदी की तरफ से सेंटर सरकार के 8 जो मिनिस्टर उनको ड्यूटी लगाई गई है और कृषि कानूनों पर किसानों के रोष को खत्म करने के लिए आज से 13 अक्टूबर से मतलब 20 अक्टूबर तक जो 8 सेंटर के मिनिस्टर है वो किसानों को मनाएंगे। और आज जो 13 अक्टूबर को जो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी है वो सुबह 11 साढ़े 11 के बजे अमृतसर व तरनतारण के किसानों के साथ बातचीत करेंगे। और फिर 14 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी जिला संगरूर और बरनाला के किसानों से बात करेंगे। 15 अक्टूबर को जो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बठिंडा और फरीदकोट के आड़तियों के साथ बातचीत करेंगे। 16 अक्टूबर को जो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर वो लुधियाना मोगा के जो कृषि एक्सपर्ट है वैज्ञानिक उनसे बात करेंगे। 17 अक्टूबर को राज्य मंत्री संजीव कुमार बलियान वो पटियाला फतेहगढ़ साहब के किसानों से बातचीत करेंगे। 18 को राज्य मंत्री जो सोम प्रकाश है वो गुरदासपुर पठानकोट के किसानों से बात करेंगे। और 19 अक्टूबर को गजेंद्र सिंह शेखावत अबोर व फिरोजपुर के जो लोग किसान उनसे बात करें। 20 अक्टूबर को राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह माहली और रोपड़ के जो किसानों से बातचीत करेंगे। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो 8 मंत्री केंद्रीय मंत्री वो किसानों को मनाने का यत्न करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ है कि जो किसानों का जो आक्रोश है वो लगातार जारी है कि सेंटर सरकार हमारी बातें नहीं मान रही, जबकि जो शरेआम जो सेंटर सरकार ने 3 बिल पास किए वो किसानी और पंजाब क्या देश के खिलाफ ही हैं। जी जगतार जी, पहले भी पहल की गई थी, केंद्रीय कृषि विभाग की ओर से तमाम अधिकारियों ने पहल की कि कैसे भी पंजाब के किसानों को मनाया जाए, लेकिन सीधे तौर पर इनकार कर दिया गया था कि हमें कोई बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है तो सिर्फ केंद्र में बैठे हुए उन शीर्ष नेतृत्व से, चाहे वो कृषि मंत्री हों नरेंद्र सिंह तोमर या फिर प्रधानमंत्री, हमारी बातों को सुने। सीधे तौर पर पंजाब के किसानों ने मना कर दिया था। लेकिन अब क्या उम्मीद की जा रही है, जो एक रणनीति बनाई गई है केंद्र की ओर से कि 8 जो मंत्री रहेंगे केंद्र के वो सीधे तौर पर बातचीत करेंगे, क्या कोई नतीजा निकलता नजर आएगा? और दूसरी तरफ एक और सबसे महत्वपूर्ण ये कि पंजाब के किसानों ने ये भी अब कहना शुरू कर दिया है, पंजाब के किसान कहें, 30 संगठन जो किसानों के कहें, या फिर सीधे तौर पर अमरिंदर सरकार ने जो बीड़ा उठाया है किसानों का, उनकी तरफ से ये बात कही जा रही हो कि देखिए दोहरा रवैया अख्तियार किया जा रहा है, पंजाब के किसानों से बात, पंजाब के किसानों से हाँ और हरियाणा के किसानों से ना, ये नहीं चलेगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए सेंट्रल सरकार ने पहले भी उनको भेजा, पंजाब के किसानों को बातचीत करने के लिए दिल्ली बुलाया, लेकिन पंजाब के किसान नहीं गए। और आज भी कई जथेबंदियां ने 31 के करीब जो जथेबंदियां किसानों की उन्होंने मीटिंग करनी है, जलंधर में होगी। लेकिन वो दूसरा है कि उसमें कई जो जथेबंदियां के लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, तब तक कोई भी जथेबंदी दिल्ली नहीं जाएगी जब तक खुद उस मीटिंग में नरेंद्र मोदी नहीं बैठते, क्योंकि उनकी सरकार की तरफ से फैसला लिया। अफसरों ने बिल बनाए हैं जिनको खेती के बारे में कुछ नहीं पता, तो वो अफसरों के साथ मीटिंग क्या करेंगे जब तक खुद प्राइम मिनिस्टर इस मीटिंग में नहीं बैठते। दूसरी बात, सरकार लगातार किसानों को मनाने का यत्न करे, 2 बार उन्होंने बुलावा भेजा है, लेकिन आज से वो 8 मंत्री भी मैदान में उतार दिए कि किसानों के साथ बातचीत करें। और जो आरएसएस का जो भारतीय किसान संघ है उन्होंने भी माना है कि नई बिल में अभी बहुत ज्यादा बदलाव करने की जरूरत है। हमारी कल जो आरएसएस का जो किसान संगठन भारतीय किसान संघ उनके वाइस प्रेसिडेंट से भी बात हुई थी, उन्होंने भी 4 जो पॉइंट है वो मोदी साहब को लिख के भेजे। एमएसपी को कानून के दायरे में लेकर आया जाए, जो प्राइवेट प्लेयर आएंगे उनको सेंटर और स्टेट में उनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। तीसरा उन्होंने जो पॉइंट भेजा था कि वहां किसान ट्रिब्यूनल बनने चाहिए, चाहे जिला स्तर पे हो चाहे स्टेट स्तर पे हो। और एक और बात है कि किसान ही जो खेती करता वही इसका बेनिफिट लेगा, जो बड़े बड़े उद्योगी आएंगे गिराने प्राइवेट प्लेयर उनको किसान ना माना जाए। अब देखिए पेच यहाँ फंसता हुआ नजर आ रहा है जगतार जी। एक तरफ जहाँ किसान पूरी तरह से इस बात को मानने को तैयार नहीं कि जब तक आप इसमें अपडेट नहीं करेंगे, जब तक आप हमें लिखित में ये आश्वासन नहीं देंगे, जब तक इस कानून में बदलाव नहीं करेंगे, तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। लेकिन दूसरी ओर आपने देखा होगा कि सरकार किसी भी तरह से इस पूरे मामले में न तो कोई अपडेट करने को तैयार है, ना ही किसी तरह का कोई बदलाव करने को तैयार है, और ना ही इस कानून को अब पीछे खींचने को तैयार है। क्योंकि अगर खींचा जाता तो सदन में जो बवाल हुआ, जो हंगामा हुआ जब अध्यादेश आया था, तभी इसमें संशोधन कर दिया जाता। ऐसे में पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। उम्मीद के आसार बहुत कम है कि इस पर वाकई में सहमति बनेगी पंजाब हरियाणा के किसानों की।
बिल्कुल, देखिए अगर सरकार की इच्छा होती है कि किसानों के प्रति हमने बिल बहुत अच्छा लेके आना, तो वो निश्चित तौर पे वहां पहले ही जब ऑर्डिनेंस पास किए गए थे तभी जो एक्सपर्ट उनके साथ मीटिंग हो जानी चाहिए, लेकिन वो नहीं हुई। अब अगर लोग कह रहे हैं कि अगर 3 बिल पास की तो आप चौथा बिल भी पास कर दो। बड़े बड़े जो कृषि विज्ञानी है वो कह रहे चौथा बिल भी पास कर दो। अगर आपको किसानों की भलाई, आपको लगता है कि किसानों के इन बिलों के साथ, इन कानूनों के साथ फायदा होगा, उनकी आमदन दुगनी होगी, तो फिर चौथा बिल लाने में क्या मुश्किल है ना? तो इसलिए ये जो दाव चल रहा है कि बुरी तरह जो सेंटर सरकार, अभी उस सेंटर सरकार को ये एहसास नहीं था कि इतना बड़ा जो बवाल मच जाएगा, क्योंकि किसानों की रोजी रोटी का मसला है। अभी नरेंद्र मोदी साहब जो कह रहे हैं कि 70% जो लोग है वो गांव में रहते, तो गांव के लोग किस पे निर्भर करते, वो खेती पे। अगर आपने 70% लोगों को मारने का फैसला लिया तो वो किसान इसलिए तो उठे हैं, चाहे वो पंजाब का किसान हो चाहे हरियाणा का किसान हो, तो ये मसला फंसा हुआ। और कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करें तो पंजाब की तमाम जितनी पार्टी, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे अकाली दल हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, किसानों के मसले को लेकर ये सभी पार्टियां अपना विश्वास खो बैठी हैं। कोई भी पार्टी पर, कोई भी पंजाब की जनता इन पे ट्रस्ट नहीं कर रही। और कैप्टन अमरिंदर सिंह पे उन्होंने कहा कि आपने हमें मीटिंग में बुलाया था, तो आपने बोला था कि हम जल्द इस पे स्पेशल एक इजलास बुलाएंगे, सत्र बुलाएंगे, लेकिन अभी तक आपने डेट की घोषणा नहीं की। तो अगर आप किसानों के वाकई इतनी चिंता करते हो तो पहले फिर विधानसभा में एक स्पेशल सेशन सत्र बुला के तो जो बिल सेंटर सरकार ने पास किया उनको रिजेक्ट किया जाए, तभी आप पे भरोसा किया जा सकता है। लेकिन अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह की क्या मजबूरी है ये भी अभी पता नहीं चला। लेकिन किसानों का जो फैसला, जो किसान अपने आंदोलन को लेकर अड़े हुए हैं, वो ये है कि जब तक नरेंद्र मोदी देश के प्राइम मिनिस्टर खुद मीटिंग में नहीं बैठते तब तक उनका जो संघर्ष है इसी तरह चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया जगतार जी आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। केंद्र के बुलावे पर किसानों का मंथन होगा, लेकिन देखना ये होगा कि क्या वाकई में इस मंथन में कुछ अमृत निकलता है या फिर यूं ही तकरार जारी रहेगी। अगली खबर का रुख करेंगे। सरकारी मशीनरी अतिक्रमणकारियों को बख्शने के मूड में नहीं है। जी हां, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेशानुसार एक बार फिर से सरकारी मशीनरी अतिक्रमण को ध्वस्त करने के लिए तैयार है। जी हां, अतिक्रमण ध्वस्त कार्रवाई को अंजाम देने के लिए 4 जोन में शहर को बांटा जा रहा है, विभाजित किया गया है देहरादून को। चिन्हित किए गए सभी जोन में तत्काल प्रभाव से अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और सीधे तौर पर आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये तैनाती की गई है और चिन्हित करके इन तमाम कर्मचारियों के द्वारा अतिक्रमण को हटाने का काम शुरू किया गया है। देहरादून की कोर्ट के आदेश के बाद अभियान में तेजी आई है। सीधे तौर पर अभियान चलाया जा रहा है, अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। शहर में चिन्हित किए गए हैं तमाम ऐसे अतिक्रमण जिनको हटाने का काम किया जा रहा है। और ऐसे में सीधे तौर पर यह देखा जा रहा है कि इस मामले में जब प्रशासनिक हीला हवाली देखने को मिली तो सीधे तौर पर हाईकोर्ट ने यह कहा कि अब इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अतिक्रमण को चिन्हित करके जल्द से जल्द शहर से हटाया जाए, इसका सुपड़ा साफ किया जाए। देहरादून लिए चलेंगे। प्रतीक पाठक हमारे सहयोगी सीधा जुड़े हुए हैं। प्रतीक, हाईकोर्ट के सख्त निर्देश के बाद अब प्रशासन ने तेजी दिखाई है, अतिक्रमण हटाने का कार्य अब तेजी से किया जा रहा है। बिल्कुल सुनील, देखना चाहूंगा कि जिस तरीके से पिछले समय भी एक अतिक्रमण को हटाया गया था, साथ ही बड़ी संख्या में जो जोन बनाए गए थे वहां पर टास्क फोर्स की तैनाती की गई थी। जैसे कि आपको बता दूं, अभी एक हफ्ते पहले ही हाई कोर्ट के आदेश जारी हुए थे, जिसके बाद सभी अतिक्रमणकारियों को नोटिस भी दिया गया था, जिसके बाद आज से ही ये टास्क फोर्स की तैनाती की गई है। नगर निगम के अध्यक्ष, नगर निगम के नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में ये पूरा अतिक्रमण का अभियान चलाया जाना है। 4 जोनों में इसको बांटा गया है। सहारनपुर क्षेत्र का हो, फिर राजपुर रोड हो, या फिर हरिद्वार रोड, या फिर चक्राता रोड, इन 4 जोनों को बांटा गया। साथ ही जिस तरीके से देखा जाए, पिछले समय भी बड़ी संख्या में ये अतिक्रमण अभियान चलाया गया था, जिसमें कई सारे जो राजनीतिक दल हैं वो कहीं ना कहीं एक ढाल बनकर सामने आए थे, लिहाजा प्रशासन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। आज भी ये अभियान चलाया जाना है, इसको लेकर पूरी तरीके से प्रशासन की तैयारी की गई है। अपर जिला अधिकारी अरविंद पांडे भी इस बार मौजूद रहेंगे, लिहाजा
लिहाजा देखा जा सकता है कि जो आने वाले समय में जिस तरीके से जो त्योहारों का सीजन आने वाला है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जाम की स्थिति काफी बनी रहती है। 5.0 की जो गाइडलाइंस आई उसके तहत यातायात में भार काफी देखा जा सकता है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जाम की स्थिति बना करती है। ऐसे में हाई कोर्ट के आदेश थे, जिसके बाद 1 हफ्ते का नोटिस अतिक्रमणकारियों को दिया गया था। आज से ये अभियान चलना है, चरणबद्ध तरीके से ये अभियान चलाया जाएगा। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर इस चूंकि किसी भी तरह की बवाल की स्थिति न बन जाए प्रतीक, इस लिहाज से सुरक्षा व्यवस्था को भी चाक चौबंद किया जा रहा है। और प्रतीक, ये अकेले अतिक्रमण का जो मसला है वो राजधानी देहरादून का ही नहीं है, बाकी अन्य शहरों का भी है। हरिद्वार हो या फिर नैनीताल हो या बाकी अन्य शहर हो, तो वहाँ पर भी इसी तरह से चाबुक चलेगा। बिल्कुल, अभी फिलहाल देहरादून की अगर बात मैं करूं तो पूरे देहरादून के शहर में ये चलना है और 4 जोन में इसको बांटा गया है। फिलहाल आगे क्या कुछ प्रतिक्रिया रहती है वो प्रशासन की तरफ से अभी साफ की जाएगी, क्योंकि जहां पर अभी कुंभ की तैयारियां भी शुरू होनी, कुंभ को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, वहां पर हरिद्वार में भी इसको देखने को मिल सकता है कि किस तरीके से अतिक्रमण को हटाया जाएगा। फिलहाल शहर देहरादून की अगर बात की जाए तो प्रेमनगर और चक्राता का जो क्षेत्र है वो काफी बड़ा क्षेत्र है, लिहाजा प्रशासन की पूरी तैयारी है। सुबह से टास्क फोर्स की तैनाती कर दी गई। विनय शंकर पांडे खुद इसका पूरा अभियान का अध्यक्षता करते हुए नजर आ रहे हैं फिलहाल, क्योंकि पिछली बार की अगर मैं बात करूं तो प्रेमनगर क्षेत्र में काफी बड़ी संख्या में अतिक्रमण हटाया गया था, लिहाजा इसके की बवाल काफी होता हुआ दिखा था। काफी समय तक व्यापारियों में रोष देखने को मिला था। विधायक हरवंश कपूर भी इसको लेकर कहीं ना कहीं ढाल बनकर सामने खड़े हुए थे, हाई कोर्ट को चुनौती देते फिर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से हाई कोर्ट के जो आदेश हुए हैं उसके बाद से पूरा प्रशासन कहीं ना कहीं सकते में है और साफ तौर पर सड़कों पर खड़ा होता नजर आ रहा है। जेसीबी मशीनों के साथ प्रशासन पूरी तैयारी के साथ जुटा हुआ है। जी चलिए, ये तो खैर अब जो कार्रवाई होगी उसके लिए तैयारी की जा रही है और किस तरह से, चूंकि सीधे तौर पर कोर्ट ने आदेश दिए हैं प्रतीक, इस लिहाज से भी यहाँ पर सतर्कता देखने को मिल रही है और तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ और तमाम दर्शक भी जानना चाह रहे हैं प्रतीक, कि आखिर इस तरह की हीला हवाली होती क्यों है? क्यों आखिर अदालतों को दखलंदाजी देनी पड़ती है? क्यों अदालतों को निर्देश देने पड़ते हैं कि आप इस तरीके से अपने काम को सुनिश्चित करिए? क्यों प्रशासन जो है पूरे तौर पर अपने काम को अंजाम नहीं देता? क्यों नगर निगम जो है ठीक तरीके से कार्रवाई नहीं करता? क्योंकि कई मर्तबा ऐसा देखा गया कि जब गरीब की झोंपड़ी तो तोड़ दी गई, लेकिन उसी जगह पर अतिक्रमण करके अगर किसी रईस का, पैसे वाले का या किसी रसूखदार का घर बना है तो उसको छोड़ दिया जाता है। प्रतीक, बिल्कुल, निश्चित तौर पर नगर निगम को लेकर तमाम से तरीके के आरोप पहले भी लगते आए और आज भी ये लगते हुए हैं, क्योंकि बसाने का काम ही नगर निगम का है और नगर निगम कहीं ना कहीं लेन देन करके ये इस तरीके के जो कारनामे हैं वो लगातार दिखाता है। बाद में जब हाई कोर्ट का जब आदेश आता है तो उस पर लगातार कार्रवाई की जाती है। ऐसे में नगर निगम को खुद सोचना होगा कि जो अतिक्रमण है, अतिक्रमण को लेकर कहीं ना कहीं संजीदगी के साथ काम करना होगा। पहले भी ऐसे वाक्य देखे हैं जब लगातार नगर निगम ने उनको बसाने का काम किया है। आगे जो कहा सकता है दुकानदार हो या तमाम जो मकान है, घर हैं उनके, तो उनको अगर बढ़ाया जाता है, अगर ऐसी कार्रवाई पहले की जाती तो अतिक्रमण की स्थितियां ना बनती और ना हाई कोर्ट अपना दखलंदाजी देता। लेकिन लापरवाही लगातार प्रशासन में देखती नजर आई है, लिहाजा अब अभियान चलाया जाता है। तकरीबन इससे पहले भी लगातार अभियान जो चले थे उसमें सिर्फ खाना पूर्ति देखने को मिली थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने कहीं ना कहीं ये दखलंदाजी दी, जिसके बाद बड़ी संख्या में ये अभियान चलाया गया। और जैसा कि देखा जा सकता है, प्रेमनगर क्षेत्र जो नेशनल हाईवे जो निकलता है वहां पर बड़ी संख्या में जो अतिक्रमण चला था, जिसके बाद तमाम तरह के आरोप प्रशासन के ऊपर भी लगे थे और हाईकोर्ट पर स्टे के भी आरोप लगे गए। हालांकि कुछ लोगों ने जो स्टे लगाए हैं उसको चिन्हित किया गया है। ऐसे में जो स्टे लगे हुए हैं उनको चिन्हित करके किस तरीके से उस पर कार्रवाई क्या होती है अभी ये देखना होगा। जी प्रतीक, इन सब के बीच एक सवाल और है कि जिन लोगों को, जिनका अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जिनको यहाँ से उजाड़ा जा रहा है, उनके विस्थापन के लिए कहीं कोई व्यवस्था है? उनको कहीं दूसरी जगह बसाने का काम किया जा रहा है निगम की ओर से? बिल्कुल सुनील, जिस तरीके से काफी बड़ी संख्या में दुकानों को तोड़ा गया था और कुछ लोगों के आवास भी तोड़े गए थे, जिसको लेकर काफी रोष जताया था। सड़कों पर भी लोग कुछ उतरे थे, जिसके बाद नगर निगम की तरफ से कहा गया था कि उनको बसाने की अलग जगह दी जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा कहीं कुछ देखता नजर नहीं आया। लिहाजा इसकी की जो छोटी छोटी जगहें थी उनको वहीं पर बसाया गया है, जिसके बाद फिर अतिक्रमण देखने को मिला है। लेकिन जिस तरीके से अब अतिक्रमण का चाबुक चल रहा है, ऐसे में फिर लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि वो बसते हैं उसके बाद फिर उनको उजाड़ दिया जाता है। ऐसे में नगर निगम को एक संजीदगी के साथ देखना होगा कि उनको कहीं बसाने का काम किया जाए। लेकिन अभी साफ तौर पर कहीं देखा नहीं जा सकता कि कोई बसाने की जगह उनको दी गई हो। लेकिन दिक्कतें लोगों के साथ भी बनती नजर आ रही है, क्योंकि हर 2-4 महीने के अंदर हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये इस तरीके का अभियान चलाया जाता है, जिससे कि व्यापारियों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। लॉकडाउन की स्थिति के बाद व्यापारियों की स्थिति वैसे ही भी खराब है और ऐसे में अतिक्रमण चलता है तो उन्हें दिक्कतों का सामना काफी करना पड़ता है। जी
प्रतीक, लेकिन फ़ायदा क्या है? निगम अगर एक जगह से अतिक्रमण हटा रहा है तो दूसरी जगह जाकर अतिक्रमण कर लिया जा रहा है इन लोगों के द्वारा, क्योंकि इनको भी कहीं रहने के लिए कुछ तो ठिकाना चाहिए। और ये इंसान है, इंसान की बस्तियों की ही ओर रहेंगे, वहीं पर ये लोग अपने डेरे डालेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये कि इनके लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था चिन्हित क्यों नहीं की जाती है? बिल्कुल सुनील, एक खास बात आपको बता दूं, एक बैटिंग जोन बनाया गया था जो जैसे कि 6 नंबर पुलिया और तमाम जो ऐसी जगहें थी जहां पर बैटिंग जोन बनाकर उन जो रेवड़ी वालों को उनको एक रेवड़ी की तरह से एक देखा जाए एक ठेली दी थी जिसमें तमाम तरह की सारी व्यवस्थाएं उसमें थी। लेकिन हालांकि वो एक कीमत उसकी तय की गई थी जिसमें तकरीबन एक रेवड़ी की कीमत 1.5 लाख रुपए थी, जिसको नगर निगम किस्तों पर देता नजर आ रहा था। लेकिन वो कहीं ना कहीं फेल होता हुआ भी दिख रहा है, लोगों में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि किस्तें भी उनकी नहीं निकल पा रही है। ऐसे में जो बेडिंग जोन बनाया गया उसमें भी जो व्यवस्थाएं होनी थी वो व्यवस्थाएं ना होकर कहीं ना कहीं नगर निगम ने अपनी जेब भरने का काम किया है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से जो रेवड़ी दी गई 1.5 लाख रुपए की रेवड़ी जिसमें तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं अब खराब होती हुई दिख रही है। ऐसे में वो किस्त निकालने में भी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो नगर निगम की जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं फेल होती हुई दिख रही है। ऐसे में जो अतिक्रमण चल रहा है उससे व्यापारियों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और लिहाजा अब आज भी अतिक्रमण चलेगा। ये चरणबद्ध अतिक्रमण चलना है। ऐसे में अब व्यापारी फिर सड़कों पर आता नजर आने वाला है। जी, रेहड़ी पटली वाले जितने भी रहेंगे प्रतीक, इनको तो चलो रोजगार के दृष्टिकोण से देख लिया जाए, लेकिन आवास के तौर पर इन लोगों के लिए कोई व्यवस्था की जा रही है? मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना, गरीब शहरी आवास योजना, इस तरह की ये योजना भी चल रही हैं, इन लोगों को वहां पर बसाया नहीं जा रहा क्या? बिल्कुल सुनील, कुछ लोगों की लापरवाही भी सामने तौर पर देखती मिली है। कुछ जो है बड़े बड़े आवास जिन्होंने बनाए हैं वो काफी बड़ी संख्या में उन्होंने अतिक्रमण किया है। तो लिहाजा नगर निगम का साफ तौर पर कहना, हाई कोर्ट के भी सख्त आदेश है कि इस तरीके के अतिक्रमण को तत्काल ध्वस्तीकरण किया जाए। लापरवाही साफ तौर पर आम लोगों की भी देखने को मिली है। जब जिस तरीके से नक्शे बनाए गए हैं उसके अनुरूप आकर कहीं आप आगे बढ़कर अतिक्रमण करते हैं तो ये गलत तरीका है और लिहाजा इसका कि यातायात का कहीं ना कहीं यातायात इससे प्रभावित भी होता है। देहरादून की अगर मैं बात करूं तो चक्राता रोड हो या राजपुर रोड या फिर घंटाघर स्थित तमाम सारे जो ऐसे मुख्य बाजार हैं वहां पर लगातार अतिक्रमण किया जाता है। लिहाजा इसकी यातायात की वजह से काफी लंबा जाम लगता है और त्योहारों का सीजन है और ऐसे में कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है। घंटों की संख्या में जाम लगा रहता है। लिहाजा इसके चलते कहीं ना कहीं अब हाई कोर्ट के जो आदेश हुए हैं उसका पूरा पालन किया जा रहा है। साथ ही आज से ये अभियान चलाया जाएगा, चरणबद्ध तरीके से ये अभियान चलना है। जी, और सबसे महत्वपूर्ण एक और सवाल प्रतीक, के मसूरी में भी ये अतिक्रमण हटाने का कार्य किया गया था, तमाम ऐसी झुग्गी झोंपड़ियों को हटाया गया था। बीच में आपने देखा होगा तमाम बवाल भी हुआ इसको लेकर और तमाम राजनीतिक दलों ने भी वहां पर जाकर हंगामा किया। वो जो मास्टर प्लान के तहत कार्य किया गया उसके साथ साथ और भी तमाम अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। क्या ये सिलसिला यूं ही लगातार जारी है मसूरी में भी, या फिर वहाँ के लोगों को कुछ न्याय मिला क्योंकि वो न्याय के लिए सड़क पर आ गए? बिल्कुल, तकरीबन कहा जा सकता है सैकड़ों परिवार जो है सड़कों पर हैं और ऐसे में जो ध्वस्तीकरण के आदेश हुए थे, कई मकानों का ध्वस्तीकरण भी किया है, सड़कों पर वो हैं और तमाम तरह की राजनीतिक दल उस पर राजनीति भी करते नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों पहले की अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से जो तमाम सारे जो मकान ध्वस्तीकरण किए गए जिसके बाद उनको धर्मशालाओं पर या होटलों पर रोकने की प्रक्रिया लगातार प्रशासन की तरफ से की गई थी। लिहाजा इसके सड़कों में जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी उनकी सड़कों पर मौजूद थे, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने बड़ी संख्या में प्रदर्शन भी किया था। लिहाजा इसके की जहां पर कोरोना काल चल रहा है, बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर मौजूद थे, तो ऐसे में राजनीतिक दलों के तमाम तरह के आरोप लगाए गए थे सरकार की तरफ से। सरकार को व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी। अगर देखा जाए जहां पर स्मार्ट सिटी के तौर पर जो काम चल रहे हैं उसमें सरकार की व्यवस्थाएं भी कहीं ना कहीं अनदेखी दिखती नजर आई है। सड़कों पर लोग नजर आते हुए देखे। मैं ऐसे में मंसूरी विधायक है गणेश जोशी, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि उनको ठहरने की कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं की जाएगी, लेकिन अभी तक ठहरने की कुछ व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं और लिहाजा इसकी सड़कों पर लोग उतरकर अभी भी इस तरीके की मांग करते हुए दिख रहे हैं कि उनको रहने की व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाए। जी, बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब अतिक्रमण हटाने का कार्य तेज अभियान इसमें किया जा रहा है और इस अभियान के तहत जल्द से जल्द शहर को साफ सुथरा बनाने की भी तैयारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन लोगों को हटाया जा रहा है उनके विस्थापन के लिए व्यवस्था क्या है प्रशासन के पास, ये बड़ा सवाल। ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।
लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANP न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश के राजस्थान की सीमा से सटे राजगढ़ जिले की ब्यावरा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। यहां कांग्रेस के स्वर्गीय गोवर्धन सिंह दांगी के आकस्मिक निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी। वर्तमान के उपचुनाव में बीजेपी से नारायण सिंह पवार हैं, तो वहीं स्वर्गीय विधायक दांगी के भाई रामचंद्र दांगी हैं इस बार यहां से कांग्रेस के दावेदार। क्षेत्र के इतिहास की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जनता ने किसी एक पार्टी को लगातार 2 बार नहीं यहाँ पर जीतने का मौका दिया। और यहाँ की अगर मूलभूत सुविधाओं की बात की जाए, पानी, सड़क, बिजली जैसी इन सुविधाओं का आज भी अभाव देखने को मिल रहा है। कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के जो दौर है उसमें फंसती हुई नजर आ रही हैं और ऐसे में क्षेत्र का विकास भगवान भरोसे है। सवाल यह है कि जनता हर बार अपना जनप्रतिनिधि यहाँ पर चुनती है और बदलती है, बावजूद इसके क्यों जनप्रतिनिधियों को ये समझ नहीं आता कि ब्यावरा में विकास की दरकार है, यहाँ विकास कराया जाए, लेकिन चुनाव जीतने के बाद फिर इधर झांकने भी नहीं आते जनप्रतिनिधि। और आलम देखिए, आप तस्वीरें देखिए जो सीधे तौर पर गंदगी को दिखाती हुई, और यहाँ सड़क नहीं है, कच्ची रास्ते हैं और ऐसे में लोगों के शौचालयों की अगर बात की जाए तो शौचालयों का हाल देख सकते हैं आप, किस तरह से यहाँ पर ये स्थिति बनी है। सीधे तौर पर लापरवाही का आलम है और विकास नदारद है। क्षेत्र की जनता को उम्मीद है कि इस बार का जनप्रतिनिधि उनका जो चुना जाएगा उनके द्वारा, वो सीधे तौर पर उससे ये सुनिश्चित करेंगे कि अगर विकास कराएगा, अगर इस क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी व्यवस्थाएं देगा तो उसको यहाँ पर वोट मिलेगा, उसको यहाँ पर जिताया जाएगा। अब देखना होगा कि जनता की उम्मीदों पर आखिर खरा कौन उतरता है, कौन जनता को सीधे तौर पर इस बात से आश्वस्त कर सकता है कि वो यहाँ पर विकास कराएगा। फिर चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों ने लगातार लोगों को प्रलोभन देना शुरू कर दिया है, लेकिन जनता इस बार बेहद जागरूक तरीके से वोट करेगी और ये कहती हुई नज़र आ रही है कि अब ऐसे हालात नहीं बनेंगे जिसकी वजह से स्थितियां पहले की तरह रहें। अब तो जो भी जनप्रतिनिधि होगा उसको सुनिश्चित तौर पर यहाँ विकास कराना होगा, तभी जाकर वो उसको यहाँ पर अपना दोबारा से मतदान देकर फिर से उसे विजयी बनाएंगे। अब सवाल यह है कि यहाँ की क्षेत्र की जनता ने, देखिए, हर बार का यही आलम रहता है। ब्यावरा विधानसभा सीट जिस पर लंबे समय से ऐसा देखने को मिला कि कोई भी प्रत्याशी या फिर कोई भी पार्टी एक बार जो है चुनाव जीतने के बाद दूसरी बार चुनाव नहीं जीत पाती, अगली बार कोई और जो विपक्ष में रहता है उसको जो है यहाँ पर सीधे तौर पर चुना जाता है। लेकिन बावजूद उसके हर बार यहाँ जनप्रतिनिधि तो बदलता है, लेकिन तस्वीर शहर की नहीं बदलती, तस्वीर विधानसभा क्षेत्र की नहीं बदलती, गाँव की तस्वीरें नहीं बदलती। ये तस्वीरें आज भी ऐसी की ऐसी हैं जैसे कि बहुत लंबे अरसे से यहाँ पर अव्यवस्थाओं का जो आलम है वो चला आ रहा है और विकास के नाम पर किसी भी तरह से कोई भी कार्रवाई नहीं होती है।
जब से ये सरकार आई तब से मतलब जो ना तो उनको मतलब जो स्कूल में भोजन मिला, ना कुछ पानी मिला, ना कुछ भी नहीं मिला, सब बच्चे घर पे बैठे। आज पूरे ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र में मैंने भी घूम के देखा, मतलब चारों तरफ ये एक तो सहानुभूति की लहर है कि कांग्रेस के विधायक थे और उनने जो सपना देखा था ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र के एक विकास का, ब्यावरा शहर का, और एक ताना बाना बुना था, वो एक अधूरा रह गया उनका। और उनका सपने को साकार करने के लिए गोवर्धन जी के ही छोटे भाई जैसे रामचंद्र दांगी हमेशा राजनीति में दोनों साथ साथ रहे। पीने के पानी की प्रॉब्लम आ रही है, मैं महसूस करता हूँ। मेरे कार्यकाल में मैंने ब्यावरा शहर की नल जल योजना, जल आवर्धन योजना कुशलपुरा मंजूर करा करके उसमें से पानी की सारी सुविधा उपलब्ध कराई। शहर के लिए जो वंचित कॉलोनी है जिसने 11-12 करोड़ रुपए से नल जल या लाइन आगे बढ़े उसका विस्तार करवाया। दुर्भाग्य से जो कॉन्ट्रैक्टर था इसमें असफल हुआ है और नगर पालिका भी ठीक से तकनीकी उसको जो है लाइन नहीं दे पाई, इसलिए प्रेशर कम आ रहा है, बार बार लाइनें लीकेज हो रही है। क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, कोशिश करेंगे कि पानी पर्याप्त मात्रा में, केवल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम खराब है, उसका मुझे भी पछतावा है। जनता की परेशानी में शामिल हो, ठीक। तो मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। सियासी संग्राम लगातार जारी है। आपको बता दें कि अभियानों में भी तेजी आती दिख रही है और सीधे तौर पर निर्वाचन आयोग ने जब से तारीखों का ऐलान किया उसके बाद जनप्रतिनिधि घर घर जाकर कोरोना नियमों के मुताबिक घर घर जाकर अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी सियासी जमीन तैयार करने में लगे हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी सीधा जुड़े हुए हैं शैलेंद्र पारासर, उनका रुख करेंगे। शैलेंद्र, वहाँ की तस्वीरें किस तरह की हैं? हालांकि आपने भेजी तस्वीरें, कुछ लोगों से भी आपने बात की और बताया कि जब से सरकारें यहाँ पर आती हैं, यानी कि ये सरकार हो या पुरानी सरकार हो, पूर्ववर्ती सरकार हो, हर बार सरकारों का ये जिक्र किया जा रहा है कि विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर कभी नहीं बदली। हालांकि प्रत्याशी हर बार बदला जाता है यहाँ पर। अभी फिलहाल की क्या कुछ अपडेट आपके पास और क्या है लोगों की राय? बिल्कुल सुनील, बताना चाहूंगा जिस तरह से सुनील जी यहाँ पर क्षेत्रीय सर्वे में हमने करीब 2 दर्जन से ऊपर गाँव की अशोकनगर सीट की हमने बात करें तो यहाँ पर 2 दर्जन से ऊपर गाँव की हमने निश्चित जमीन स्तर पे सर्वे किया। कांग्रेस के भी यहाँ प्रत्याशियों की हमने समझा और यहाँ के जो लोगों का नब्ज है वो भी टटोलने की कोशिश की, क्या कुछ उनके मिजाज है ये भी कोशिश की। मैं आपको बात बताऊं कि मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर हो रहे चुनाव में अशोकनगर अहम सीट है, जहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का यहाँ पर क्षेत्र बाहुल क्षेत्र और दबदबा काफी रहता है। और उनके साथ में हाल ही में जसपाल जज्जी जो कि पूर्व में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए और यहाँ पर अभी वर्तमान में प्रत्याशी हैं। तो अगर हम बात करें लीजिए तो साफ तौर पे जिस तरह उपचुनाव होने को जा रहे हैं अशोकनगर में, और अशोकनगर के इस उपचुनाव में साफ है कि जनता की नब्ज और यहाँ पर जातिगत समीकरण और बुंदेलखंड से सटा हुआ ये क्षेत्र होने के चलते यहाँ काफी कुछ यहाँ सामने आता है। हमारे साथ मौजूद भी हैं वर्तमान में जो बीजेपी प्रत्याशी हैं और तमाम चीजों तो उनसे भी हमने तमाम जो सवाल जो एलिगेशन लगे थे उनसे भी हमने जानने की कोशिश की कि जनता के लिए क्या कुछ जो उनके विकास कार्य हैं, बीजेपी ने क्या विकास कार्य किए और आपकी क्या कुछ वजह रही। बिल्कुल, जाहिर तौर पर जरा समझने की कोशिश करिए किन विषयों को लेकर, यानी कि किन मुद्दों को लेकर ये लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, जरा समझिए। क्योंकि इस बार हम लगातार ये देख रहे हैं शैलेंद्र कि विकास की बात नहीं हो रही, एक दूसरे पर वार प्रतिवार हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर हावी है। ऐसे में शहर की जनता, गांव की जनता तो ये चाहती है कि जल्द से जल्द विकास हो, वहां पर सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं उन्हें मिले, वो भी नहीं दे पा रहे ये लोग। जी बिल्कुल, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपसे हम जसपाल जी हम जाने कि जिस तरह से एक तो सबसे अहम सवाल कि आपकी क्या वजह रही जो क्षेत्र की कि आप कांग्रेस से बीजेपी में गए और बीजेपी में गए तो विकास के मुद्दे पर कांग्रेस आरोप लगा रही है तमाम, और जनता भी बोल रही है कि विकास नहीं हो रहा और केवल आरोप प्रत्यारोप के दौर है। उसको आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, जनता ये ठीक समझ रही है कि जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ हमको विधायक बनाया था, बड़ी उम्मीदों से कांग्रेस की सरकार बनाई थी और पिछले 18 महीने में सरकार चली, लेकिन क्षेत्र में विकास के नाम से हम शून्य रहे। तो निश्चित रूप से हम खुद भी निराश हुए और क्षेत्रीय जनता को तो निराश होना ही था, क्योंकि उन्होंने बड़ी उम्मीदों के साथ हमको चुना था सरकार करना। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे लाख प्रयास करने के बाद हमने कई बार निवेदन मुख्यमंत्री से, मंत्रियों से लगातार करने के बाद हम एक भी विकास कार्य नहीं करा पाए और मतलब किसी तरह की कोई क्षेत्र की हम मदद ही नहीं कर पाए। तो इसलिए जनता निराश है और हम खुद भी निराश हैं। जिस तरह से कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं कि आपको मतलब कई चीजों को प्रोपेगेंडा चल रहा है कि गद्दार की श्रेणी में देख रहे हैं या कुछ आरोप लगा रहे हैं, तो मुझे ही लगता है कि आपको ही लगता है कि मर्यादा भंग हो रही है और चीजें कहीं ना कहीं जनता के मुद्दे यहाँ पर विलुप्त होते नजर आ रहे हैं।
जहाँ तक मर्यादा की बात है तो अभी आप सुन ही रहे होंगे 2 दिन पहले कांग्रेस के नेता माननीय हमारे प्रदेश के सबसे लोकप्रिय और संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के बारे में क्या बोले हैं, कह रहे हैं शिवराज सिंह जी नंगे और भूखे परिवार से। तो मर्यादा तो इन लोगों को मर्यादा यदि पता होती देश में हालत में होती कांग्रेस की, तो इसमें तो लेकिन जनता इनको जवाब देगी इस बात का कि जो मर्यादा भंग कर रहे हैं, जनता सब देख रही है। क्षेत्रीय विकास की अगर जैसे आप अभी चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो क्षेत्रीय विकास आपका मुद्दा होता है कि इनके जो भी मर्यादा भंग कई चीजें जो आरोप प्रत्यारोप होते हैं उस पर आप गौर करते हैं। राजनीति असल में प्रजातंत्र में हम लोग जनता प्रतिनिधि चुनती है, हम राजनीति में आते हैं तो हमारा एक सोच होता है कि हम जनसेवा करने के लिए आए हैं, क्षेत्र में विकास करने के लिए आए हैं। तो यदि वो नहीं हो रहा तो जनता निराश होगी। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो चूंकि उपचुनाव हुए 18 महीने कांग्रेस की सरकार रही है, तो कांग्रेस के पास कहने को तो कुछ है नहीं कि किसी भी विधानसभा में जाकर ये बता पाए कि हमने 18 महीने तुम्हारे क्षेत्र में जनता के हित में ये निर्णय लिया और ये काम कराया। तो क्योंकि सब जगह सुन है, तो यदि वो ये नहीं कह पा रहे तो अब उनके पास 2 चीजें हैं कि गद्दार और हम बिकाऊ, ठीक है ना। तो असल में इसका जवाब मैं कल आम सभा में दिया है कि बिकाऊ की परिभाषा क्या है। आप लोग कह रहे हैं 35 करोड़, तो उसका जवाब ये है कि क्षेत्र की जनता जानती है। मैं 10 साल नगरपाल का अध्यक्ष रहा हूँ, मेरे शहर में 10 साल में एक आदमी मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा पाया कि जल्दी की भ्रष्टाचार में लिप्त है। आज आदमी जरी से पद प्राप्त करता है तो 10 आरोप उस पर लगते हैं, लेकिन जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है आज तक सिंगल आरोप नहीं लगा। मेरी 25 साल की पॉलिटिक्स में विभिन्न संस्थाओं में रहा हूँ और जनता ये जानती है। दूसरी बात, हम लोग हमारे नेता श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, तो पूरे देश की जनता ये कल्पना कर सकती है कि सिंधिया जी पैसे की लेन देन करेंगे। ठीक है, राजनीति में उसको हाशिए पे लाने की कोशिश करें, वो हमारे नेता तो उनकी वजह से, हमारी हैसियत उनकी वजह से हम एमएलए। और जब किसी को राजनीतिक रूप से आप खत्म करने का षड्यंत्र करेंगे, पूछिए तो कि अभी जो दुहाई दी जा रही है, अभी जो कहा जा रहा है उसके मुताबिक इससे पहले के चुनावों में यही लोग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पानी पी पी कर कोसते थे, लेकिन अभी इनकी स्थिति ऐसी है कि ये लगातार दुहाई दे रहे हैं कि यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, भावी मुख्यमंत्री हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। अब उनके तारीफों में लगातार कसीदे गढ़े जा रहे हैं। ये इतना जो हृदय परिवर्तन हुआ, अब जाहिर तौर पर जनता तो ये बात बोलेगी कि बिकाऊ हैं आप, दल बदलू हैं आप, ये आरोप तो लगाएगी। 70 साल से सिंधिया परिवार सब जानते हैं कि हमेशा जब से राजमाता साहब थे उन्होंने हमेशा जनसेवा के लिए काम किया। सिंधिया परिवार के सिंधिया कोष खोल दिया उन्होंने जनता की सेवा के लिए। क्योंकि एक सवाल आ रहा है ऊपर से भी, सहयोगी हमारे सुनील जी हैं, बोल रहे हैं कि जिस तरह से ये अचानक हृदय परिवर्तन हुआ तमाम विधायकों का हुआ, तो क्या कुछ वजह जनता भी जानना चाहती है, क्या ये वजह होगी? वजह जैसे मैंने बताया ना आपको कि लगातार हमारी उपेक्षा हो रही थी। जब हम क्षेत्र में एक काम नहीं करा पा रहे थे, अपने एक व्यक्ति की हम मदद नहीं कर पा रहे थे, यदि हम इसलिए दोनों काम नहीं कर पा रहे ताकि लिए हम विधायक थे। ऐसी विधायक हमको नहीं करना कि केवल बन गए, गाड़ी में घूम रहे हैं और तनख्वाह ले ली। हम क्षेत्र के विकास के लिए बने और मेरा रिकॉर्ड रहा है नगरपाल अध्यक्ष और शहर में कहीं भी पूछे कि मैंने ना पहले ना बाद में जब मैंने जो काम किया, तो वो जनता को वही मेरे में देखना चाह रही थी। यदि वो नहीं है तो हमने मान लिया कि हमको नहीं रहना एमएलए। और जिस दिन हम, और दूसरी बात हमारे नेता का अपमान, तो हम उस संस्कृति में पले बढ़े कि यदि हम पे कोई एहसान करता है तो उसके लिए लोग जान देते हैं यदि मौका आता है। हमने सिंधिया जी ने हमारी हैसियत बनाई थी, जब उनको अपमानित करने का प्रयास हुआ, उनको राजनीतिक रूप से बिल्कुल खत्म करने का प्रयास हुआ, तो हम सिंधिया जी के साथ थे। सिंधिया जी ने कहा कि मैं अपना रास्ता बदल रहा हूँ, तो हमने कहा महाराज आप नहीं बदलेंगे, हम आपके साथ और हम आपको जीवन में न छोड़ सकते, तो जहाँ आपको जरूरत होगी खून भी बहाएंगे। तो ये सीधा रूट। सुनील जी, आप साफ तौर पे देख रहे हैं जिस तरह से पूरे प्रदेश की बात करें और कांग्रेस के जितने विधायक, सिंधिया समर्थक जो विधायक हैं वो उनके साथ में आए, तो कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे जो हैं उनके नहीं हो रहे थे, इसके चलते उनको ये डिसीजन लेना पड़ रहा है। चलिए, उम्मीद ये की जा रही है शैलेंद्र के जो भी जनप्रतिनिधि होगा, जो भी जनता जिसको चुन के भेजेगी, वो कम से कम इस बार तो जनता की उम्मीदों पर खरा उतर जाए। उन्हें बाकी तो चीज़ों योजनाओं का लाभ तो छोड़ दीजिए, अगर उन्हें मूलभूत सुविधाएं ही मुहैया करा दिया जाए तो यही बहुत बड़ा उपकार होगा उस जनप्रतिनिधि का, उस जनता के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। हाथरस की घटना के बाद सभी राज्यों में बलात्कार के मामलों को लेकर काफ़ी संजीदगी से काम हो रहा है। खास तौर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस मामले में तो काफ़ी गंभीर दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर बलात्कार के मामलों को जल्द से जल्द
सुनकर शीघ्र फैसला देने की मांग की है। साथ ही पुलिस महकमे को यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य के पुलिस महकमे को भी निर्देश दिया है कि बलात्कार के आरोपियों के साथ सख्ती बरती जाए और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार भी किया जाए। लापरवाही करने पर थाना प्रभारी के साथ ही पुलिस कप्तान भी नप जाएगा। इसका असर अब दिखाई भी देने लगा। आपको ये बता दें कि राजधानी रायपुर के मुजगहन में थाने में 4 साल पहले बलात्कार का एक मामला दर्ज किया गया था और आरोपी अभी तक फरार चल रहा था। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री ने ये सख्त लहजे में कहा कि अगर बलात्कार के मामले में हीला हवाली हुई, देरी हुई, तो फिर इसका खामियाजा थानाध्यक्ष के साथ साथ पुलिस कप्तान यानी कि पुलिस अधीक्षक एसपी को भी भुगतना पड़ेगा। और यही वजह देखने को मिली कि एक पुलिस ने 4 साल से फरार चल रहे रेप के आरोपी को गिरफ्तार भी किया। सीजीआई यानी कि सुप्रीम कोर्ट को सीधे तौर पर एक पत्र लिखा गया है मुख्यमंत्री के द्वारा और ये आग्रह किया गया है कि रेप के मामलों में जल्द से जल्द सुनवाई करके अग्रिम तौर पर फैसला दिया जाए, जल्द से जल्द फैसला दिया जाए, इन मामलों में देरी न की जाए। ये मुख्यमंत्री ने आग्रह किया है। सुप्रीम कोर्ट में एक पत्र दायर किया, उन्होंने सीजीआई को एक खत लिखा है। साथ ही उन्होंने अपने राज्य के लिए भी पुलिस महकमे को और यहाँ के न्यायालय को यानी कि उच्च न्यायालय हाई कोर्ट को भी ये सीधे तौर पर कहा है कि ऐसे मामलों की जल्द से जल्द सुनवाई की जाए और फैसले दिए जाएं। पुलिस महकमे को सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए हैं कि अगर इस मामले में किसी तरह की कोई हीला हवाली की गई तो फिर बख्शा नहीं जाएगा, यानी कि चाहे वो थाना अध्यक्ष हो या फिर पुलिस कप्तान यानी कि एसपी, गाज सभी पर गिरेगी और इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीधे तौर पर इस मामले में सिर्फ बर्खास्तगी और निलंबन से काम नहीं चलेगा, तबादले से काम नहीं चलेगा। अगर आरोपी हुए दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें जेल भी जाना पड़ेगा। रायपुर लिए चलेंगे, पवन ठाकुर हमारे सहयोगी सीधा जुड़े हुए हैं। पवन, मुख्यमंत्री का सख्त लहजा और उसके बाद असर भी देखने को मिल रहा है। एक और मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में यानी कि सीजीआई को एक खत लिखते हैं और कहते हैं कि रेप के मामलों में जल्द से जल्द सुनवाई करके फैसला दिया जाए। यही आग्रह उन्होंने हाई कोर्ट से किया और अपने महकमे को सीधे तौर पर चेता दिया है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। थाना अध्यक्ष भी नपेगा और पुलिस कप्तान यानी कि एसपी भी नपेगा। हदबंद की बात की जाए, छत्तीसगढ़ पे भी जो लगातार रेप की घटनाएं जो बढ़ रही है उसको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं PR रामचंद्रन, उन्हें पत्र लिखकर इस मामले पे फास्टैग सभी छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में फास्टैग को चालू करने का अनुरोध किया है। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि इसकी सुनवाई जल्द से जल्द की जाए और जो आरोपी हैं आरोपियों को कठोर दंड दिया जाए ताकि दोबारा इस तरह की जो प्रवृत्ति हो यौन अपराधों की, वो प्रवृत्ति ना बढ़ पाए। ये पत्र लिखा गया है और ऐसे में इसका असर भी देखने को मिल रहा है ना पवन। जब मुख्यमंत्री सख्त हुए तो 4-4 साल पुराने जो आरोपी थे, जो फरार चल रहे थे, फरारी काट रहे थे अपराध करने के बाद, अब उनकी गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई हैं। जी बिल्कुल, जब हम मुख्यमंत्री के साथ रवैया सामने आया तो अब थाना मुजगहन पे जो 4 साल से फरार आरोपी था रेप में नाबालिग से रेप का मामला, तो उसे पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार कर दी है। मतलब कई और भी बड़े मामले हैं जो आज भी पेंडिंग है। मतलब जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अब इसमें लापरवाही बढ़ती जाए तो जो पुलिस के बड़े अधिकारी होते हैं, चाहे वो एसपी की बात की जाए, आईजी की बात की, इन पर सब कार्रवाई की जाएगी। पहले जो कार्रवाई होती थी नीचे लेवल की ASI, SI और CI पे कार्रवाई होती थी, लेकिन इस बार जो मुख्यमंत्री का लहजा है उससे साफ नजर आ रहा है कि मुख्यमंत्री यौन अपराध के मामले को गंभीरता से लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक मामला हाल ही में सामने आया पवन, जहां पर बूढ़ा तालाब पर खुद एक पीड़िता जो है धरने पर बैठ गई थी। उसने धरना देना शुरू कर दिया था, उसको जबरदस्ती वहां से प्रशासन के तौर पर पुलिस प्रशासन वहां पहुंचता है, पुलिस पहुंचती है और इन लोगों को पकड़ के भगा देता है वहां से, जबरदस्ती उनको गाड़ी में बिठा के वहां से ले जाया जाता है। ऐसे में इस मामले में लापरवाही जो की गई उसमें किसी तरह की कोई पहल की गई? जी बिल्कुल सुनील जी, जब राज्य महिला आयोग को इसकी जानकारी मिलती है कि पीड़िता धरना भूख हड़ताल में बैठी है तो तत्काल महिला आयोग इस मामले को संज्ञान में लेती है और उस नाबालिग बच्ची को महिला आयोग बुलाया जाता है, तो उससे जानकारी दी जाती है पूरे मामले की। उसके बाद उसके सबसे ग्रह भेज दिया जाता है। हालांकि महिला आयोग भी इस मामले को तत्परता से लेते हुए जांच शुरू कर दी अपनी और ये माना जा रहा है कि इस मामले में भी जल्द आरोपी की गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन सवाल वही ना
कि ये एक तरफ तो ये लगातार ये दिखाया जाता है और सीजीआई को लिखा जाता है, ख़त लिखा जाता है पवन, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस महकमे में एक तरफ ये भी लापरवाही देखने को मिलती है कि यहाँ जो पीड़िता है वो भूख हड़ताल करना शुरू कर देती है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं होती है, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। जी सुनील जी, अगर कई मामलों की बात की जाए तो कई मामलों जो राजनीतिक आस्पेक्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा हावी हो जाते हैं, तो वहाँ पर पुलिस का कई जगह मौन साबित होती है। मतलब ये कहा जाए कि कई मामलों में पुलिस अपराध कायम करने में ही नाकाम साबित हो जाती है। लेकिन जिस तरह से अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का 17 रवैया सामने आया है, उन्होंने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखते हुए कहा है कि फास्ट ट्रैक चालू की जाए और इस मामले को जल्द से जल्द इसकी सुनवाई की जाए और राज्य शासन से जो भी सहयोग हो तो राज्य शासन अपने तरफ से पूर्ण सहयोग करेगा इस सारे मामलों के लिए। बहुत धन्यवाद आपका। अगली खबर का रुख करेंगे। फर्जी टीआरपी और धोखाधड़ी का मामला सामने आया और उसके बाद 6 राज्यों में इसके जाल फैला हुआ भी नजर आया और इसी के चलते मुंबई पुलिस ने 6 टीमों का गठन किया। अलग अलग राज्यों के लिए ये टीमें रवाना की गईं। मुंबई पुलिस के क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट की जांच में फर्जी टीआरपी के 6 राज्यों में फैले इस जाल की जानकारी निकल के सामने आई। आपको ये बता दें कि टीआरपी मामले में जहां पर एक सीईओ से 9 घंटे की पूछताछ की जाती है, एक चैनल के सीईओ से 9 घंटे पूछताछ की जाती है, सीआईयू ने आपको बता दें कि फर्जी टीआरपी मामले में रविवार को रिपब्लिक टीवी के सीईओ विकास खानचंदानी से 9 घंटे पूछताछ की, सप्लायर हेड घनश्याम सिंह से 7 घंटे पूछताछ की। इसके बाद कई ऐसे खुलासे हुए जिसे लेकर मुंबई पुलिस काफ़ी सक्रिय हो गई और 6 राज्यों के लिए अलग अलग टीमें रवाना की गई हैं। ये टीमें अलग अलग राज्यों के लिए रवाना की गई हैं। अब इस मामले के तार और जो लगातार देखने को मिल रहा है कि कौन कौन से वो राज्य हैं जहां पर इनका नेटवर्क फैला हुआ है, ये तार फैले हुए हैं, वहां पर भी क्राइम ब्रांच की टीम निकली हुई है। मुंबई पुलिस ने 6 टीमों का गठन किया और उसके बाद ये टीमें निकलती हैं 6 राज्यों के लिए, अलग अलग तौर पर जांच पड़ताल करेंगी, क्योंकि लंबी पूछताछ के बाद सीईओ से पूछताछ की गई तो पता चला है कि 6 राज्यों तक इन लोगों ने अपना नेटवर्क फैला के रखा हुआ है। टीआरपी घोटाला एक बड़ा घोटाला माना जा रहा है। जांच के लिए पुलिस ने 6 टीमें गठित की और उनको रवाना किया गया। अब तक इसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बता दें अलग अलग राज्यों में घोटाले की खबरें आई हैं और ये पूरा चूंकि केस मुंबई से उजागर हुआ और उसके बाद मुंबई पुलिस ने कई टीमों का गठन किया और ये टीमें अलग अलग राज्यों के लिए रवाना की गई हैं। टीआरपी घोटाले में मुंबई पुलिस की सख्ती देखने को मिल रही है, साफ तौर पर सख्त लहजे में नज़र आ रही है मुंबई पुलिस। मुंबई पुलिस ने टीआरपी घोटाले में किसी भी तरह से लापरवाही नहीं दिखाई और इस मामले में शिकंजा कसता हुआ नज़र आ रहा है। कई टीवी चैनल्स इसकी जद में हैं और साफ तौर पर रिपब्लिक टीवी की मुसीबतें बढ़ती हुई। रिपब्लिक टीवी के सीईओ से 9 घंटे की पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। 6 राज्यों में टीआरपी घोटाले के तार फैले हुए हैं। मुरारी सिंह हमारे सहयोगी मुंबई से सीधा जुड़े हुए हैं। मुरारी, 6 राज्यों में टीआरपी घोटाले के तार फैले हुए हैं, ऐसे में टीमें गठित की गई हैं, रवाना की गई हैं। कौन कौन से राज्य हैं जहां पर ये टीमें पहुंच रही हैं और किस तरह से ये पूरे घोटाले की पूछताछ में उजागर हुए और मामले? जी सही कहना है। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मानो की फर्जी टीआरपी की जांच तेज हो गई थी और मुंबई की कोर्ट ने पूरे मामले में डीसीपी और एसीपी रैंक के जो अधिकारी थे वो जांच कर रहे थे और उसमें जो है एक बड़ा खुलासा और कई ऐसे सबूत उनके हाथ लगा है जो देश के 6 राज्यों में फर्जी टीआरपी के जाल फैले हुए हैं, जिसके बाद परमवीर सिंह के नेतृत्व में मुंबई पुलिस की 6 टीमें बनाई गई है और उन्हें दिल्ली, गुजरात, पंजाब, राजस्थान और कलकत्ता ऐसे 6 राज्यों में जो है भेजा गया है। जानकारी है कि आज कई जगहों पर छापेमारी होगी और तमाम फर्जी टीआरपी से जुड़े सबूत जो है मुंबई पुलिस जमा करेगी। जी सुनील जी, टारगेट किन राज्यों को किया गया है मुरारी? क्योंकि हिंदी भाषी राज्यों में तो जाहिर तौर पर हिंदी न्यूज़ चैनलों का बोलबाला रहता ही है। बाकी क्षेत्रीय भाषाओं की अगर बात की जाए, गुजरात की अगर बात की जाए तो गुजराती भाषा वहाँ पर बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। ऐसे में इन राज्यों को टारगेट किया गया था क्या?
में अभी तक मुंबई पुलिस की तरफ से कोई स्पष्टीकरण या कोई बयान नहीं दिया गया है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि रिपब्लिक टीवी के इंग्लिश और हिंदी दोनों न्यूज चैनल के टीआरपी के लिए ये फर्जीवाड़ा किया गया था और यही वजह है कि 6 राज्यों में सबसे ज्यादा पकड़ बनाई गई थी। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि एक टीम उत्तर प्रदेश के लिए भी रवाना हुई है। हालांकि जब ये टीम मुंबई वापस आएगी और किन किन लोगों की गिरफ्तारी की है, क्या कुछ इन लोगों के पास से बरामद हुआ है, उसके बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके से अचानक 6 टीमों का गठन होता है और वो देश के अलग अलग 6 राज्यों के लिए रवाना होते हैं फर्जी टीआरपीओ को लेकर, तो कहीं न कहीं मामला काफी बड़ा और काफी गंभीर दिखाई देता है। जी मुरारी, मुंबई में जैसे खुलासा हुआ टीआरपी घोटाले में, जो एक टीआरपी मीटर जो लगाया जाता है उसकी जो है किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से इन लोगों ने काम किया, क्या बाकी राज्यों में भी इसी तरह से घोटाला है या फिर कुछ और अलग ही कोई माजरा? देखिए सुनील जी, ये तो कह पाना अभी काफी मुश्किल है क्योंकि इसमें कोई सबूत या कोई स्टेटमेंट नहीं आ पाया है। लेकिन जिस तरीके से मुंबई में इसके तार जुड़े हुए थे, सेटअप बॉक्स के अंदर चिप लगाई जाती थी और उनके घर के लिए बोला जाता था कि आपको पैसे मिलेंगे, और इस तरीके से लगभग 200 जो है कि लोगों को दिया जाता था और बाकायदा उस चैनल को देखने के लिए भी कहा जाता था। तो इसी आधार पर, इसी सबूत पर, इसी बेस पर जो छापेमारी करने के लिए पुलिस यहाँ से रवाना हुई है, उसी आधार पर जांच करेगी। देखना होगा कि क्या कुछ नए तार इन अलग अलग राज्यों से मिलते हैं, क्या कुछ नए लुभावने अलग अलग राज्यों के लोगों को दिए जाते रहेंगे। जी मुरारी, कितनी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं और क्या माना जाए कि वाकई में ये मामला छोटा मामला नहीं है, हजारों करोड़ों से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है टीआरपी घोटाला। ऐसे में मुश्किलें तो सीधे तौर पर बढ़ती हुई तो नजर आ रही हैं, लाजमी है। जी, ये कहना गलत नहीं है कि मुश्किलें बढ़ती हैं, क्योंकि 6 राज्यों की अगर टीम रवाना हुई है, 6 राज्य में अगर इस तरीके के जाल और नेटवर्क फैले हैं, तो मुंबई पुलिस के साथ साथ वो 6 राज्य भी उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की मांग करेंगे, क्योंकि ये मामला अब धीरे धीरे राज्य लेवल पे नहीं, देश लेवल पर ये पूरा फैला हुआ है। तो इसे किस तरीके से रोका जाए, इसके लिए भी सोचा जाएगा। और इस मामले में जो लोग अभी तक पकड़े गए हैं, जिनसे पूछताछ हो रही है, उनकी मुश्किलें आगे बढ़ सकती है। जी बिल्कुल मुरारी, मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जो पूछताछ की गई, सीईओ से 9 घंटे पूछताछ की जाती है, बाकी अन्य लोगों से भी पूछताछ की जाती है। कितने लोगों से अब तक पूछताछ की जा चुकी है मुरारी? कितने लोग अब तक शिकंजे में आ चुके हैं, गिरफ्त में आ चुके हैं, गिरफ्तार किए जा चुके हैं? देखिए 4 से 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि 3 बड़े ऐसे लोग हैं जिनसे पूछताछ हुई है। कल की जो गिरफ्तारी हुई है, हांसा कंपनी के जो पूर्व पार्टनर थे, उनसे पूछताछ हुई है और आज भी उनसे पूछताछ हो सकती है कि हांसा कंपनी से रिलेटेड और कितने लोग थे, किन किन लोगों को इस तरीके की टीआरपी के लिए चिप प्रोवाइड किया जाता था, कितने लोग इनके संपर्क में थे, इससे पहले और कौन कौन सी कंपनी थी जो टीआरपी के लिए इस तरीके की इस्तेमाल फर्जीवाड़ा की है। ऐसे तमाम चीजों की जो है जांच जो है कि मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच कर रही है। जी मुरारी, लगता है कि ये मामला जो है लंबा खिंच सकता है और अभी हालिया में जो टीआरपी घोटाला उजागर हुआ, ये बहुत पीछे भी जा सकता है और न जाने कब कब की फाइलें बाहर आ सकती हैं, कब कब के कृत्य बाहर आ सकते हैं। उन लोगों की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, यानी कि जिन लोगों ने सीधे तौर पर टीआरपी घोटाला किया होगा, धड़कनें तो उनकी भी बढ़ गई होंगी। जी, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से जांच शुरू हुई है और खुद इस मामले का उजागर कोई क्राइम ब्रांच या मुंबई के किसी पुलिस स्टेशन से नहीं हुआ है, मुंबई के पुलिस मुख्यालय से मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बाकायदा फर्जीवाड़े की जानकारी देते हैं और फिर उनके नेतृत्व में 6 लोग टीम बनाई जाती है, अलग अलग राज्यों में भेजा जाता है और मुंबई में उन तमाम लोगों को, फर्जी नेटवर्क से जुड़े लोगों को क्राइम ब्रांच डिटेन कर रही है, पूछताछ कर रही है और तमाम तथ्यों को खंगाल रही है। क्या इससे पीछे, इससे पहले भी टीआरपी के लिए इस तरीके की रणनीति, इस तरीके की फर्जीवाड़ा किया गया था, वो कौन कौन से कंपनी के लोग थे, क्या उनके नाम है? तो ऐसे तमाम तथ्यों को क्राइम ब्रांच मुंबई खंगालना चाहेगी। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर और मुश्किलें बढ़ना लाजमी है। मुरारी, नज़र बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका, बहुत जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजधानी लाइव में इतना ही। बाकी खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहिए एनवी न्यूज़ के साथ।